हम्म। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, एक ऐसा विषय हालिया मैंने पढ़ा जिसके बारे में आपकी बहुत महारत है, तो मुझे उसके बारे में जानना था। अभी मैंने सुना ये श्रीलंका में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है उनको। काफी कीमतें बढ़ गई हैं अनाज की और सब्जियों की वगैरह वगैरह। तो क्या माजरा क्या है, थोड़ा समझाइए हमको। हाँ मतलब श्रीलंका ने मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट दे दिया है। जो सब लोग बोलते रहते थे ना कि सब ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा देखो करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है। हम्म। तो एक मेरे ख्याल से जीता जागता एग्जाम्पल, सब सब एकदम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो एकदम चुप बैठे हुए हैं श्रीलंका को लेकर के। क्योंकि हम्म। अब एक श्रीलंका एक एग्जाम्पल है कि मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम बोलते रहते हैं, लेकिन सब चीज ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। तो ये पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। पहली बार मैंने फार्मिंग करी तो सबसे पहले ये चीज समझ में आई, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऑर्गेनिक बड़ा नेचुरल है ना। हम्म। तो सबसे पहली चीज ये समझने की होती है कि फार्मिंग नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। हम्म। बिल्कुल। फार्मिंग बहुत ही अननेचुरल चीज है कि आप जो हम्म। है एक एक लैंड को क्या कहते हैं, उसमें से पहले तो आप सारी की सारी जिसको आप बोलते हो घास फूस हटा देते हो, वो नेचुरल है वहां की, है ना। पहले आप हाँ, उसको क्या हटा पता देते हो। पेड़ भी काट देते होंगे आप। पेड़, बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ भी हम्म। काटते हो, घास हटाते हो, जो भी वहां पे नॉर्मल उग रहा होता है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आप मार देते हो, सब कुछ हटा देते हो। उसके बाद बेड प्रिपेयर करते हो, क्यारियां बनाते हो, उसमें आप पौधे लगाते हो, फिर आप उसको बाकी चीजों को खाने नहीं देते हो। जैसे ही खाना आएगा तो उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा, तो आप जानवरों को मना करोगे, कीड़ों को मना करोगे खाने से, और फिर आप जाकर के वो खा, तो ये कहाँ से नेचुरल हुआ? ये कोई नेचुरल तो है नहीं। हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल। खेती नेचुरल नहीं है पहली चीज। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद में पता नहीं ये कैसे फतूर लोगों को हो गया कि भाई, तो एक चीज है कि काफी जगहों पे बहुत ज्यादा केमिकल्स लोग डालने लगे, तो आई थिंक उसकी वजह से भी लोग परेशान हुए होंगे। और ऑब्वियसली केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, वो उसकी मात्रा ठीक होनी चाहिए, है ना। वो कीड़ों को मारने के लिए, और वो है तो जहर ही, आप ज्यादा अगर खुद से खाओगे तो परेशानी होगी, तो आप ठीक मात्रा में यूज करना है। पर एक सीधी सी बात है कि बिना, हम पुराने जमाने से अलग अलग तरीके यूज करते रहे हैं कि किस तरह से हम खेती की उपज बढ़ाएं, हम्म। है ना। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो डालते ही है ना खेत में। तो चाहे हम खाद डालेंगे जो कि गोबर वगैरह की होगी, चाहे उसमें नीम का पेस्टिसाइड डालेंगे, कुछ ना कुछ तो डालेंगे। अब भाई उसके बाद हम फैक्ट्री में बना रहे हैं केमिकल, या बाजार से ले रहे हैं, या फिर नेचर से केमिकल ले रहे हैं, केमिकल केमिकल होता है। ठीक है, हम्म। तो उसमें कोई फर्क नहीं है खास। पर यही है कि उनकी कंसंट्रेशन में फर्क होता है। तो क्यों करते हैं लोग? लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे पैदावार बढ़ती है ना। और पैदावार जो है वो बढ़ती है, तो इसीलिए हमको इतनी मात्रा में हम खाना पैदा कर पा रहे हैं। वरना खेती तो काफी, जिसको कहते हैं ना, मतलब आप काफी ज्यादा नेचर की मर्जी पर होते हैं कि भाई कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, कभी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आपको जो खेत से उपज मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, काफी लोग ऐसा बोलते भी हैं कि ये थोड़ा अमीरी शौक है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक है नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम ज्यादा पैसे दे देंगे, हम्म। तो ठीक है। लेकिन आप कितने लोग ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ज्यादा पैसे दे देंगे अगर नुकसान हो रहा है, और और कितनी उपज हो जाएगी? तो ये अगर आप सारी फार्मिंग को ऑर्गेनिक बनाएंगे तो ओवरऑल जो है आपकी प्रोडक्शन मीट ही नहीं कर पाएगी डिमांड। ठीक है। हाँ। कहीं पे और भी ऑर्गेनिक जो है वो नॉर्मल जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उससे compete तो नहीं कर पाती है प्रोडक्शन को लेकर, है ना। हम्म। और श्रीलंका में ऐसा ही हुआ ना कुछ, क्योंकि एक तो पिछले 2 सालों से उनकी जो आमदनी है वो टूरिज्म से होती थी हम्म। वगैरह, वो सब रुक गई है। क्योंकि टूर, एक तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पहले चर्च में, और उसके बाद हम्म। कोविड आ गया। तो उनकी जो बिल्कुल। फॉरेन एक्सचेंज की इनकम थी वो रुक गई थी। तो उनका जो फॉरेन रिजर्व्स है वो एकदम खाली हो रहे थे। और फॉरेन हम्म। रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा था फर्टिलाइजर्स, जो बिल्कुल। उर्वरक है जो फार्मर्स इंपोर्ट करते हैं। तो उनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जैविक खेती का जो बोलबाला है चल रहा है उसका हम्म। फायदा उठाते हैं, और सीधा बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग बैन कर देते हैं पूरी तरीके से आप उर्वरक
इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब इम्पोर्ट ही होता था, और उस तरीके से उनका आइडिया था कि हम फॉरेन एक्सचेंज प्रिजर्व कर पाएंगे, हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। तो उन्होंने बैन कर दिया, और उस बैन करने की वजह से, जैसा कि आपने बताया, पैदावार एकदम कम हो गई, और पैदावार कम होने की वजह से सारी कीमतें एकदम से बढ़ गई। और ये तो हुआ था खैर अप्रैल पिछले साल, और उसके बाद दिसंबर तक सरकार को पता पड़ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर फर्टिलाइजर इंपोर्ट अलाउ कर दिया है, लेकिन वो भी ऐसे चाय, कोकोनट वगैरह उन चीजों के लिए जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए उन्होंने अलाउ कर। तो वो कैसे रेगुलेट करते हैं पता नहीं, पर इस तरीके से थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। लेकिन जैसा आपने ठीक है, सबसे बड़ा लेसन इसमें यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शायद इतनी व्यापक तौर पर पॉसिबल नहीं है अभी तक। हाँ, नहीं, तो वो और हम सोचना इस चाहिए। तरह से सोचते हैं ना प्रणय कि, और जब फर्टिलाइजर का इजाद नहीं हुआ था तो सारी फार्मिंग दुनिया में ऑर्गेनिक ही हो रही थी ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट है भाई। 200 साल पहले दुनिया की सारी फार्मिंग ऑर्गेनिक थी, जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इजाद नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आबादी वगैरह बढ़ी, इनफैक्ट इसलिए लोग पहले बोलते थे क्योंकि उसी के हिसाब से लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि भाई इसके हिसाब से तो हम लोग जो है इतनी पैदावार कर ही नहीं सकते, तो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में इतना ही हम खाना उगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है तो इंसान की इन्वेंशंस बढ़ती हैं, और इंसान ने अपनी आबादी के और अपनी जरूरत के हिसाब से फर्टिलाइजर्स का इन्वेंशन किया, और उसकी वजह से आपके पास इतना, अब खाना हम जरूरत से ज्यादा ही उगा सकते हैं दुनिया में, है ना। तो अब वो इजाद नहीं होती तो हम खाना उतना कैसे बनाते, नहीं बना पाते ना। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले बना पा रहे थे या पहले उतनी पैदावार थी। तो मुझे ऐसा समझ में भी नहीं आता कि आप ये कोई कैसे सोचता भी कैसे है कि लोग जो है वो, उन्होंने किसी जरूरत की वजह से ये इन्वेंशन किया था। ठीक है, आप अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ, वो ठीक है, आपका एक निजी, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करना चाहिए, ऐसा हम कौन होते हैं कहने वाले। लेकिन आप इसकी नेशनल पॉलिसी नहीं बना सकते, और उसका खतरा खैर हम देख ही रहे हैं। किसी का निजी है तो ठीक है, एक मार्केट है, अगर आप कोई चीज चाहेंगे जो कि उगाना ज्यादा महंगा है तो आप उसके ज्यादा पैसे भी देंगे, है ना। तो आप ठीक है, अगर आप पुराने जमाने जैसे, अगर आप किसी पुराने जमाने के तरह से रहना चाहें तो रह सकते हैं, आपको मना थोड़ी है। लेकिन जैसा किसी ने एक बार बोला था कि गांधी जी को एकदम गरीब रखने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, सरोजिनी नायडू जी ने शायद बोला था। तो अगर कोई मॉडर्न इंसान उस तरह से रहना चाहे तो उसके ऊपर भी काफी सारे खर्चे होते हैं। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तरह से आप फर्टिलाइजर बचा रहे हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो जैसा कि आपने बता दिया है, मुझे नहीं लगता आपके खेत में जैविक खेती होने वाली है कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो इसमें सौरभ मुझे एक थोड़ा नुआंस पॉइंट ऐड करना था कि सरकार का क्या रोल होना चाहिए इसमें। तो मुझे लगता है पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से हो सकती है कि अब हम सवाल हमेशा ये पूछते हैं कि मार्केट फेलियर क्या है। सबसे पहली बात, मार्केट फेलियर जो होता है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस टाइप की एक्शन होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर हम ये मान के चले कि ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग अगर हो उर्वरक का, तो उसकी वजह से नुकसान तो है ही, है ना। तो एक दो दो मार्केट फेलियर हो सकता है। एक तो लोगों को पता नहीं है ये, या फिर ढंग से पता नहीं है कि कितने, मतलब 10 साल बाद मेरी खेती अगर एकदम खराब हो जाएगी इसकी वजह से, या फिर तो अगर ये जानकारी होगी फ्यूचर के बारे में, तो शायद लोग खुद से ही कम उर्वरक यूज करेंगे। दूसरा, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है, मतलब कि मैंने फर्टिलाइजर यूज किया अपने खेत में, लेकिन इसका नुकसान जाके हो सकता है कंज्यूमर को, बहुत ज्यादा अगर यूज कर लिया तो, क्योंकि अभी तो एविडेंस है हमारे पास कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर किसी एक प्रकार का हो तो कुछ कुछ उसके नुकसान हो सकते हैं, स्वास्थ्य नुकसान। तो इन दोनों चीज, क्योंकि ये मार्केट फेलियर है, मुझे लगता है सरकार का रोल हो सकता है, और सरकार के 3 रोल हो सकते हैं जनरली, कि हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूस, रेगुलेट, फाइनेंस।
ये 3 बिल्कुल। रूल होता है। तो हम लोग देख सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री प्रॉब्लम मतलब जानकारी और सूचना कम है लोगों के पास, उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सरकार के पास एक सॉल्यूशन होता है रेगुलेशन मतलब सरकार ये कर सकती है कि ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाए और उसके लिए रेगुलेशन ला सकती है। जैसे कि सरकार शायद बता सकती है लोगों को ज़्यादा कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उसका क्या नुकसान होता है या और सरकार कुछ हद तक ये कर भी रही है जैसे एग्रीकल्चरल लैबोरेटरीज होती हैं और सरकार बोलती है प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैबोरेटरीज और फर्टिलाइजर कंपनीज को भी कि उनको आप एग्रीकल्चरल लैब में कोई भी सैंपल ला सकते हैं सॉइल का एक फार्मर हुँ, और वो हुँ, टेस्ट करके उनको बताते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए और कितनी मात्रा में यूज करने चाहिए तो बिल्कुल। इस तरीके के सॉल्यूशन से शायद हम लोग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रोक पाए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए भी रेगुलेशन ही ज़रूरी है, तो किसी न किसी तरीके से सरकार को फिर से बताना पड़ेगा कि क्या हेल्थ के नुकसान हो सकते हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से और शायद किस तरीके से धोना चाहिए सब्जियों को या ग्रेन्स हुँ, को, उसकी या सॉल्यूशंस होते हैं। और अक्सर जो आई मीन और सब्जियों के ऊपर फर्टिलाइज़र नहीं इतना आता है, वो तो पेस्टिसाइड ज़्यादा होता है। हुँ, मेरे हिसाब से वो इतना फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम नहीं है, धोना-वोना च पड़ता है क्योंकि ऊपर पेस्टिसाइड हम छिड़कते हैं। तो कीटनाशक वो बहुत होते हैं, हाँ। कीटनाशक बहुत वो भी ज़्यादा यूज़ ऑर्गेनिक होता है। फार्मिंग में नहीं यूज़ करते ना तो वो भी ऑर्गेनिक हुँ, फार्मिंग में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, तो वो भी एक चीज़ है, पर और उसका काफ़ी एक एक्सटर्नैलिटी ये भी होती है प्रणय कि अक्सर ये बहुत ज़्यादा अगर आप केमिकल्स डालें तो कभी-कभी वो पानी में चले जाते हैं, आपके ग्राउंड वाटर में चले जाएँगे वगैरह, है ना? तो हुँ, वो आपकी क्या कहते हैं काफ़ी बेसिकली ज़रूरत है कि हुँ, जो आपका क्या कहते हैं कि जो जो मात्रा है वो आपकी क्लाइमेट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी खराब हो सकता है ना? हुँ, तो इसके हुँ, लिए इन चीज़ें सँभल के यूज़ करनी है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है प्रणय हिंदुस्तान जो है आई मीन वहाँ यहाँ पर अगर आप देखें तो पर कैपिटा ले लो, चाहे पर है एकड़ के हिसाब से ले लो, दुनिया में सबसे कम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, हुँ, ठीक बिल्कुल। है? हुँ, तो हमारा जो हमारा जो देश है उसमें ये मतलब क ये प्रॉब्लम होनी भी चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो कुछ जगहों पे हाँ, हो सकती है पॉकेट्स में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एवरेज कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह पे कम होगा, तो कुछ जगह पे हो सकता है, कहीं पर इसका ज़्यादा लेकिन ये कोई व्यापक प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश की। हुँ, आप हुँ, बाहर के देशों में वगैरह में देखो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इन चीज़ों का, तो कभी-कभी हम लोग दूसरे देशों के कंसर्न्स इम्पोर्ट कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट रोकेंगे लेकिन उनकी दिक्कतें पहले हाँ, से भई उनका सर दर्द हमें पहले से हो गया। अरे भई, हाँ। अभी हमको नहीं चाहिए ना वो सर दर्द। हाँ, नहीं सौरभ ये पिछले एपिसोड वाली बात होगी कि हाँ, उनकी प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकती और हमारी हाँ, प्राथमिकता उनकी प्राथमिकता नहीं हो सकती। तो बिल्कुल। शायद अभी तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, उपज उसको बहुत हाँ, बढ़ाना है और तो उसके लिए हाँ, क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो और कुछ लोग जो चाहे तो कर सकते हैं हमारे यहाँ भी ऑर्गेनिक। फर्टिलाइज़र यूज़ ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, कम हुँ, करने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। हुँ। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है सौरभ और कोई बात है इसमें आपको याद है श्रीलंका से और क्या सबक सीख सकते हैं हम? नहीं, नहीं मतलब मेरे को तो 2 ही बड़े सबक सीखे। एक तो मतलब एक तो उन्होंने हमारे मेरे को लगता है भारत के आस-पास सारे देश हमको सबक सिखाने के लिए ही बैठे हैं, अलग-अलग सबक हमको सब सिखाते रहते हैं कि हाँ, क्या नहीं हाँ, करना चाहिए। तो श्रीलंका से तो बहुत बड़ा सबक है ये वाला और खासकर एक ये भी कि भई अ, आई मीन ये जो एक सेंट्रलाइज़ेशन की एक व्यक्ति जो है वो उसके दिमाग में अगर आप उसका आप दिमाग कैप्चर कर लें तो आप पूरे देश की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चीज़ है ना? और हाँ, कभी-कभी कुछ बिल्कुल। ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अभी जो श्रीलंका में हो गया और ये कोई ऐसी हल्के की बात नहीं है मतलब हमारे यहाँ पे न्यूज़ में रिपोर्ट वगैरह नहीं आ रही है, पर लोग बोल रहे हैं मतलब सही में खाने के वांदे पड़ गए हैं अमीर-अमीर लोगों को भी। हुँ, खाना है ही हुँ, नहीं ठीक से। तो लोग जो हैं आई मीन राशन कर के खुद से खा पा रहे हैं क्योंकि बहुत मतलब देश की बहुत हालत खराब हो गई है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी खतरनाक होती हैं और हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि जब भी हम कोई इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो उससे आई मीन पूरे देश का बंटाधार होने में कोई देर नहीं लगती।
बिल्कुल। मुझे एक और लेसन वही जैसा कि आपने कहा उससे ही जुड़ा हुआ है कि अक्सर लोगों को लगता है कि देश तिजारत करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं एक दूसरे से, लेकिन देश नहीं करते हैं, उसके अंदर जो इंसान रहते हैं वो ट्रेड हम्म, करते हैं एक दूसरे से, है ना? हाँ, तो जो फार्मर्स हैं श्रीलंका के, उन्हें पता है कि क्या जरूरत है, क्यों फर्टिलाइजर की जरूरत है। तो अभी बिल्कुल। सरकार ने सोचा मैं बता दूंगा कि आपको बस नहीं करना है फर्टिलाइजर यूज और सब ठीक हो हम्म, जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हम्म, होता है। वो लोग हम्म, कर रहे होंगे, कोई जरूरत थी, उनके फार्मर्स को उनके प्रेसिडेंट से ज्यादा पता होगा एग्रीकल्चर के बारे में, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो चीज लोगों को हमें ध्यान में ट्रस्ट रखनी करना चाहिए। चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। जनरली लोगों को पता होता है, अनलेस कि बहुत ज़रूरी नहीं हो, बहुत सोच समझ के सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए। अदरवाइज़ सरकार जितना दखल-अंदाज़ी कम करे लोगों के काम-काज में, उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो ठीक है, इसी सबक पर हम लोग ये एपिसोड का अंत करते हैं। और अगर आप हमारे ये छोटी पुलियाबाजी सुन रहे हैं तो हमें बताइए आपको कैसे लगता है, और यूट्यूब पे कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cider Says, Cyrus is joined by Utsav Mamoria, host of Postcards from Nowhere, comedian Kajal Srinivasan and Antariksh. In This Cock and Bull, they examine everything from Sri Lanka cancelling exams due to paper and ink shortage to India's rank in the World Happiness Index. Let me tell you about a new show that I'm super excited about. It's called Ek Chuski Finance. It's a finance podcast made for women by financial expert Priyanka Acharya. She simplifies complex financial concepts in an easy-to-learn manner. To top it off, the show is available in 8 languages. Tune in every Tuesday for fresh episodes. On Pesa Vesa, Anupam meets Sandeep Jethwani. Sandeep is the co-founder at Deserve. They talk about how Deserve is creating long-term portfolios for working professionals. On All Things Policy, the Takshashila folk analyze the findings of the PEW survey on gender roles in Indian society. On the Life Manifesto, Zarina reiterates how important it is for women to uplift other women and shares how they can go about doing so. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs explore the sixth sense in animals and humans and why it makes them extraordinary. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible.